अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 का ये लेक्चर नंबर 13 जिसमें हमने किडनी स्टोन्स को डिस्कस करना है। एसएलओ पे एक नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि काजेस और ट्रीटमेंट्स डिस्क्राइब करने को हमें कहा गया, लेकिन इस लेक्चर में हम कंप्रिहेंसिव अंदाज से किडनी स्टोन्स को डिस्कस करेंगे, यानी काजेस और ट्रीटमेंट के साथ कुछ और एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी हम सीखेंगे। आगाज़ लेते हैं इंट्रोडक्शन से। स्टूडेंट्स, अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें किडनी स्टोन्स को तो हम कह सकते हैं कि किडनी स्टोन्स यूरिनरी स्टोन्स हैं, क्योंकि किडनी स्टोन किडनीज में होंगी या वहाँ से मूव करके यूरेटर में आ जाएंगी, वहाँ से मूव करके ब्लैडर में जा सकती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। तो कहीं पे भी हैं तो वो यूरिनरी सिस्टम के अंदर ही, इसलिए हम किडनी स्टोन्स को यूरिनरी स्टोन्स कह सकते हैं। तो किडनी स्टोन्स यूरिनरी स्टोन्स हैं जो कि हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल मटेरियल्स हैं, आपस में स्टिक करके स्मॉल पेबल्स भी बना सकते हैं किडनी में, या किडनी से मूव करके यूरिनरी ट्रैक के अंदर आगे यूरेटर और यूरेटर से आगे यूरिनरी ब्लैडर तक भी वो जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, जनरली ये जो किडनी स्टोन्स हैं ये स्मॉल होती हैं, और स्मॉल में अगर देखें तो ये एक जो सैंड का पार्टिकल है, सैंड का ग्रेन है, उसके साइज के बराबर हो सकती है। या आप अगर इसमें नंबर ऐड करना चाहें तो जो जनरल किडनी स्टोन्स का साइज हमें देखने को मिलता है वो 2 से 3 मिलीमीटर देखने को मिलता है। और इससे बड़ी बड़ी किडनी स्टोन्स भी हो सकती हैं सम केसेस में, जैसे कि जो गोल्फ के बॉल्स हैं काफ़ी बड़े होते हैं, उनके बराबर साइज की भी ये स्टोन्स हो सकती हैं। अगर वो आपस में जुड़ती जाएं तो वो लार्ज साइज जो है वो गेन कर सकती हैं। बहुत सारी स्मॉल स्टोन्स ज्वाइन करके स्टिक करके एक लार्ज स्टोन बना सकते हैं। अब ये स्टोन्स किडनी में भी रह सकती हैं और वहाँ से ट्रैवल करके ये स्टूडेंट्स जो यूरिनरी ट्रैक का बाकी पार्ट है, जैसे मैंने कहा यूरेटर में आ सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में जा सकते हैं। अब जो आम तौर पे हम नाम देते हैं या टर्म इस्तेमाल करते हैं कि किडनी स्टोन्स अगर किडनीज में मौजूद हैं तो इसके लिए कोई टर्म इस्तेमाल करना चाहें तो वो एक टर्म है स्टूडेंट्स नेफ्रोलिथियासिस। इसको आप एमसीक्यूज के लिए, ये जनरल अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। नेफ्रोलिथियासिस वो कंडीशन है जिसमें कि जो स्टोन्स किडनीज के अंदर जो हैं वो मौजूद हों, किडनी स्टोन्स फॉर्म हो चुकी हों, तो इसको नेफ्रोलिथियासिस का नाम देंगे। ये इंट्रोडक्टरी कुछ बातें हमने देखी। अब हम जो लर्निंग आउटकम है उसकी तरफ बढ़ते हैं और काजेज़ जानते हैं कि किडनी स्टोन्स के क्या काजेज़ हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स किसी भी टाइम पे कोई भी बंदा जो है वो किडनी स्टोन्स डेवलप कर सकता है, यानी उसकी किडनीज में स्टोन बन सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में कुछ ख़ास मौक़ों के ऊपर स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मसलन कुछ ख़ास तरह की डिजीज़ हैं, इन्फेक्शंस वगैरह अगर किडनीज़ के हैं तो स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन अगर को किसी और डिज़ीज़ की वजह से बंदा कोई दवाई खा रहा है, मेडिकेशंस यूज़ कर रहा है, तो उसके नतीजे में भी ऐसे लोगों में जो स्टोन डेवलपमेंट के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, यानी उनमें स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा हैं आम लोगों के मुकाबले में, कि जो हेल्दी हैं, किसी तरह की मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगरचे जो हेल्दी हैं ये किस तरह की मेडिकेशन नहीं यूज़ कर रहे, उनमें भी स्टोन्स बन सकते हैं। ये नहीं कि बन नहीं सकते हैं, उनमें भी बन सकते हैं, लेकिन चांसेस कम होते हैं। फिर एक और किडनी स्टोन्स के साथ जुड़ी हुई एक कंडीशन है कि अगर एक शख्स जो है वो ज़्यादा दिनों के लिए डिहाइड्रेशन का शिकार रहे, उसकी बॉडी में पानी की अगर कमी रहे ज़्यादा दिनों के लिए, तो उससे उसका जो यूरिन है, पानी की कमी से, डिहाइड्रेशन से यूरिन कंसनट्रेटेड बनेगा, और कंसनट्रेटेड यूरिन में किडनी स्टोन फार्मेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम ओवरऑल मिला के इन सारी बातों को एक जगह पे लाएं और सिंपल अंदाज से हम इसको पुट करना चाहें तो फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी वजह हो, अगर इन दोनों में से कोई एक काम या दो काम हो जाए तो किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मसलन अगर यूरिन का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, इसका मतलब क्या होगा कि यूरिन का वॉल्यूम क्यों डिक्रीज़ हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम सीख चुके हैं, यूरिन कंसंट्रेशन का एक टॉपिक हमने सीखा डिटेल से। तो स्टूडेंट्स, यूरिन का वॉल्यूम उस वक्त कम होगा जब बॉडी में डिहाइड्रेशन है, पानी की पहले से ही कमी है, तो बॉडी जो है या किडनीज
यूरिन के अंदर वाटर को नहीं जाने देंगे, वो बॉडी के अंदर रोकेंगे वाटर को या रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे, कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा, कम यूरिन बनेगा और इसमें डिहाइड्रेशन के नतीजे में ऐसा हो रहा है और इसमें किडनी स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन एक ये भी हम बात कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स अगर वो मटेरियल्स जो किडनी स्टोन्स की वजह बनते हैं, अगर उन मटेरियल्स की एक्सेस हो जाए यूरिन में तो भी किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लाइक कैल्शियम की स्टोन्स बनती हैं, तो अगर यूरिन के अंदर कैल्शियम का लेवल राइज कर जाए, यूरिक एसिड से यूरिन बनती हैं और यूरिन में यूरिक एसिड राइज कर जाए, ऑक्सैलिक एसिड से जो है वो स्टोन्स बनती हैं और अगर ऑक्सैलिक एसिड का लेवल राइज कर जाए तो उससे स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये सम अप कर देते हैं उन तमाम ऊपर वाली बातों को, और इन्हीं से हम फर्दर भी कंडीशंस निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, अगर वो ब्लड में बढ़ जाएं तो 4-5 कंडीशंस बनती हैं जिनको अभी हम सीखने जा रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी फ्रेम हो सकता है कि आप किडनी स्टोन बनने की जो कंडीशंस हैं उनको मेंशन करें, उसको डिस्क्राइब करें। तो स्टूडेंट्स उन कंडीशंस में से एक है हाइपर कैल्सीमिया। नाम पे गौर करें, आपको आइडिया हो जाएगा। हाइपर कहते हैं किसी चीज़ का ज़्यादा होना, कौन सी चीज़ ज़्यादा है? कैल्सीमिया। कैल्सीमिया कैल्शियम को इंडिकेट करता है, कैल्स वाला पार्ट जो है वो कैल्शियम को इंडिकेट करता है और एंड पे जो ईमिया है ये ब्लड को इंडिकेट करता है। तो ये 3 लफ्ज़ मिलकर एक टर्म बना रहे हैं। हाइपर का मतलब है ज़्यादा होना, कैल्शियम का, ईमिया ब्लड में। तो अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए, राइज कर जाए किसी भी वजह से, तो इस कंडीशन को हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। अब बच्चों अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल राइज करता है तो जब किडनीज ऐसे ब्लड को फिल्टर करेंगे तो यूरिन के अंदर भी कैल्शियम का लेवल राइज कर जाएगा। तो हम कहेंगे कि हाइपर कैल्सीमिया के नतीजे में यूरिन में भी कैल्शियम का लेवल राइज कर जाएगा और इस कंडीशन को फिर हम एक नया नाम देंगे और इसको हम हाइपर कैल्सीयूरिया बोलेंगे। अगेन 3 वर्ड्स मिलके एक टर्म बना रहे हैं। हाइपर ज़्यादा होना, कैल्शियम का, और यूरिया यूरिन को इंडिकेट कर रहा है। हाइपर कैल्सीयूरिया यानी यूरिन के अंदर कैल्शियम का लेवल राइज कर जाए। कैसे राइज करे? जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल राइज करे तो हाइपर कैल्सीमिया से हाइपर कैल्सीयूरिया हो जाएगा और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और एक हो या दोनों हो, नतीजा जो है वो किडनी स्टोन्स की सूरत में निकल सकता है। अब यहाँ पे एक फिर सवाल पैदा होता है कि भाई क्यों ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो राइज कर जाएगा, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसमें मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं, जेनेटिक रीजंस हो सकती हैं, इसमें हार्मोनल रीजंस हो सकती हैं, इसमें न्यूट्रिशनल रीजंस जो हैं वो हो सकती हैं। एक हम एग्जांपल के तौर पे रीज़न लेके आए तो वो हार्मोनल रीज़न को यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो हार्मोनल रीज़न कौन सी है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। नाम पे गौर कीजिएगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर कहते हैं ज़्यादा होने को अगेन, और पैराथायरॉयडिज्म पैराथार्मोन का। पैराथार्मोन एक हार्मोन है स्टूडेंट्स जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। पैराथार्मोन एक हार्मोन का नाम है। कहाँ से आता है? पैराथायराइड ग्लैंड जो नेक के अंदर मौजूद है। पैराथायराइड ग्लैंड्स थायराइड ग्लैंड के साथ पैराथायराइड ग्लैंड्स नेक में मौजूद हैं, इनसे एक हार्मोन निकलता है पैराथार्मोन। और अगर पैराथार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो, ओवर सिक्रीशन हो, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का। और इसके नतीजे में स्टूडेंट्स जो कैल्शियम है उसका लेवल ब्लड में राइज कर सकता है, जिसको हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं, और उसके नतीजे में यूरिन में कैल्शियम का लेवल राइज कर जाएगा, जिसको हाइपर कैल्सीयूरिया कहते हैं। अब ये जो पैराथार्मोन है इसका काम क्या है, इस पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कैसे ये कैल्शियम के साथ जो है वो लिंक्ड है। तो इसके लिए आपको मैट्रिक्स से चीज़ों को रिकॉल करना होगा। आपने ग्लैंड्स पढ़े, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैट्रिक में, और वहाँ पे स्टूडेंट्स 2 ग्लैंड्स अगर रिकॉल करें, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम है कि अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो तो उसको निकाल के जो है वो डिपॉजिट करवाए बोन्स वगैरह के अंदर। और पैराथार्मोन जो है, पैराथायराइड का ग्लैंड है, इसका काम होता है कि अगर ब्लड में कमी हो जाए
कैल्शियम की, या बॉडी को महसूस हो कि ब्लड में कैल्शियम की कमी है, तो पैराथार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है और इसका काम है कि बोन्स वगैरह से और फूड जो हम खा रहे हैं वहाँ से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाए और बोन्स वगैरह से कैल्शियम को निकलवा के तो ब्लड के अंदर जो है वो भिजवाए, उसको प्रमोट करें ताकि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ठीक किया जा सके। लेकिन जब कोई गड़बड़ हो, कोई डिसऑर्डर हो, तो उसके नतीजे में पैराथार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज, मसलन पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर खुदा न खास्ता अगर ट्यूमर बन जाए या कोई कैंसर टाइप की कंडीशन आ जाए या कोई और ऐसी वजह बन जाए, तो पैराथार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा और इसके ज़्यादा रिलीज़ होने की कंडीशन पैराथायराइडिज्म और उससे कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि पैराथार्मोन जो है, ये जो हम फूड खाते हैं उसमें जो मौजूद कैल्शियम है उसकी एब्जॉर्प्शन को भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होगी तो उस एब्जॉर्प्शन को भी ये बढ़ाता है, बूस्ट करता है, जिससे हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और उस बढ़ाने का मकसद है कि नॉर्मल किया जा सके। लेकिन ज़ाहिर है जब पैराथार्मोन ज़्यादा, ज़रूरत से भी ज़्यादा बनेगा तो फिर ब्लड में जो कैल्शियम है वो ज़रूरत से भी ज़्यादा आ जाएगा और उसी को तो हम हाइपर कैल्सीमिया का नाम दे रहे हैं। ये कैल्शियम फिर फास्फेट के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट की स्टोन बना सकता है, ऑक्जेलेट के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट की स्टोन फॉर्म कर सकता है। ये एक कंडीशन थी। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और कंडीशन हाइपर कैल्सीयूरिया। हमने देखा कि जब हाइपर कैल्सीमिया होता है तो हाइपर कैल्सीमिया की वजह से यूरिन के अंदर भी कैल्शियम का लेवल राइज कर जाता है, जिसको हाइपर कैल्सीयूरिया बोलते हैं। तीसरी कंडीशन जो है वो हाइपर ऑक्सिलूरिया है स्टूडेंट्स। हाइपर ऑक्सिलूरिया में भी 3 वर्ड्स हैं जो कि मिलकर एक कंडीशन को इंडिकेट कर रहे हैं। अगेन हाइपर मींस ज़्यादा होना, ऑक्सल ऑक्सिलेट को इंडिकेट कर रहा है और यूरिया यूरिन को इंडिकेट कर रहा है। यानी यूरिन में अगर ऑक्सिलेट का लेवल राइज कर जाता है तो इस कंडीशन को हम हाइपर ऑक्सिलूरिया का नाम देते हैं, यूरिन में ऑक्सिलेट का ज़्यादा होना। और इसकी वजह क्या है? अब वो लोग जो ज़्यादा वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेरियंस हैं और वेजिटेबल में भी ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और टमाटो वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उस जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, टमाटो वगैरह है, इनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो मौजूद होता है। तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड से देन वो यूरिया के अंदर चला जाएगा, तो कंडीशन हाइपर ऑक्सीलूरिया कहलाएगी। तो अगर कोई बंदा ज़्यादा वेजिटेबल इस्तेमाल करता है तो उसे चाहिए है कि वो पानी जो है वो भी ठीक ठाक उसका इंटेक रखे ताकि यूरिन जो है वो एक तो ऑक्सलेट का लेवल ज़्यादा हो जाए वेजिटेबल्स खाने से, और दूसरा बंदा पानी कम पिए तो यूरिन कंसनट्रेटेड बनेगा। और ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी कंडीशन है यूरिन के अंदर, या आप कह लो कि किडनी के अंदर जो है वो स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो वेजिटेरियंस हैं उनको पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ऑक्सलेट वगैरह जो है वो मिल के कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्सलेट की स्टोन्स ना बना सके। स्टूडेंट्स इसकी चौथी एक कंडीशन देखें तो हाइपर यूरिकसीमिया। अगेन 3 वर्ड्स हैं। हाइपर मींस ज़्यादा होना, यूरिक एसिड का ईमिया ब्लड में, अगर ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल राइज कर जाएगा तो हाइपर यूरिकसीमिया कहलाएगा और इसका नतीजा यूरिक एसिड स्टोन्स की सूरत में निकल सकता है। ब्लड में यूरिक एसिड क्यों राइज करेगा, इसकी भी कोई रीजंस होनी चाहिए। तो एक दो को अगर हम मेंशन करें तो गाउट, जिसकी कि जेनेटिक रीजंस हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है गाउट। और इसमें आपने मैट्रिक के अंदर सीखा था कि जो जॉइंट्स हैं हमारे, उनकी इन्फ्लेमेशन जो है वो एक कंडीशन है और उसको आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस की कई टाइप्स हैं, उनमें से एक गाउट है। तो वजह जो है वो जेनेटिक हो सकती है और जब भी गाउट होगा तो उसका मतलब है कि किसी बंदे में यूरिक एसिड का लेवल राइज कर गया, और यूरिक एसिड का लेवल जब राइज कर गया तो उसके अब 2 नतीजे निकल सकते हैं। एक तो ये है कि वो यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो फीट के जॉइंट्स हैं, टो जॉइंट्स हैं, वहाँ पे डिपॉजिट हो और जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन काज करे, उसको भी गाउट ही बोलेंगे हम। दूसरा नतीजा ये निकल सकता है कि यूरिक एसिड की स्टोन्स जो हैं वो किडनीज में बन जाएं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तरह की ये डबल प्रॉब्लम है। एक और वजह देखें तो वो लोग जो कि मीट या मीट प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है मीट और मीट
प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो जब उनका मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी में मीट और मीट प्रोडक्ट्स का या प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, तो उसके नतीजे में भी यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा फार्म होगा और ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल जो है वो राइज कर सकता है। पांचवी और आखिरी कंडीशन जो हम देखने जा रहे हैं जो प्रमोट करती है या एक वजह बनती है किडनी स्टोन्स की, वो इन्फेक्शंस हैं स्टूडेंट्स। तो किडनी में डिफरेंट तरह के जो इन्फेक्शंस हैं, ख़ास तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हैं वो किडनी स्टोन फार्मेशन को प्रमोट कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं और किडनी स्टोन्स की एक वजह बन सकते हैं। हमने इंट्रो में कुछ बातें की, फिर दूसरे नंबर पे काजेज़ ऑफ किडनी स्टोन्स देखे। अब तीसरे हिस्से में हम जो केमिकल नेचर है किडनी स्टोन्स की उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट में, लॉन्ग में, या एमसीक्यू भी यहाँ से एक अच्छा बन जाता है। ज़्यादातर जो किडनी स्टोन्स आपको देखने को मिलती हैं, ये आप याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स केमिकली जो है वो कैल्शियम की बनी है, और कैल्शियम जो है या तो ऑक्सलेट के साथ मिला होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट की सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगी, देन कैल्शियम फास्फेट है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट की स्टोन्स और फास्फेट के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट की स्टोन्स की तकरीबन 70% जो स्टोन्स लोगों में देखने को मिलती हैं वो इन्हीं की, यानी कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट को मिला के हम बात कर रहे हैं, 70% तकरीबन यही होती हैं। और भी केमिकल कंपाउंड्स हैं जो स्टोन्स बनने की वजह बन सकते हैं, जैसे कि अभी ऊपर हम देख रहे थे यूरिक एसिड की बात की हमने, 5 to 10% जो है ये होती हैं, मतलब 70% मोस्ट कॉमन तो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट की हुई। यूरिक एसिड भी आपको इसकी स्टोन्स भी 5 to 10% देखने को मिलती हैं। देन आप एक और सब्सटेंस को अगर यहाँ पे लाओ तो अमाइनो एसिड एक है सिस्टीन, अमाइनो एसिड सिस्टीन, ये आपसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एमसीक्यूज में पूछे जाने के, तो ये याद रखिएगा कौन सा अमाइनो एसिड है, सिस्टीन है। 1 to 3% जो स्टोन्स हैं वो इसकी वजह से भी हो सकती हैं। ऊपर ये कंडीशन जो है ये भी याद रखिएगा यूरिक एसिड स्टोन्स के हवाले से स्टूडेंट्स के, जब यूरिक एसिड की स्टोन्स उस वक्त बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब यूरिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है, और ज़ाहिर है जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल जो है वो राइज़ कर गया है तो यूरिन जो है उसमें भी यूरिक एसिड और यूरिया का लेवल राइज़ कर सकता है, और जो यूरिन है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। तो उसकी पीएच एसिडिक होने का मतलब है कि यूरिन की पीएच नॉर्मल से डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि एसिड्स की पीएच 7 से नीचे होती है। लो पीएच एसिडिक कंडीशन को इंडिकेट करती है। तो आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है कि जब यूरिन की पीएच जो है वो नॉर्मल से डिक्रीज़ होगी तो उसमें कौन सी स्टोन्स ज़्यादा होने के चांसेस हैं या बनने के चांसेस हैं, तो आपने यूरिक एसिड को टेक करना है। एनीवे, बात आगे बढ़ाएं तो स्टूडेंट्स जो इन्फेक्शंस हैं किडनीज़ के अंदर वो भी वजह बन सकते हैं, जैसे ऊपर हम देख रहे थे काजुस में। तो इन दैट केस जो स्टोन्स बनेगी उनको हम स्टीरोवाइट बोलेंगे, स्टीरोवाइट या इन्फेक्शन स्टोन्स, दोनों नाम आपने याद रखने हैं। इन्फेक्शन के नतीजे में जो बनने वाली स्टोन्स हैं आप उनको स्टीरोवाइट का नाम देते हो या इन्फेक्शन स्टोन का नाम देते हो। 15 to 20% ये भी हो सकते हैं। केमिकल नेचर के बाद अब हम किडनी स्टोन्स की सिम्टम्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर तो स्टोन्स जो हैं वो स्मॉल इन साइज़ हैं और उनकी वजह से यूरिन का जो पाथ है, रास्ता है, वो ब्लॉक्ड नहीं है, तो पेन के बगैर भी किडनी स्टोन्स किडनी के अंदर मौजूद हो सकती हैं। और स्मॉल इन साइज़ हैं तो अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि वो स्टोन स्मॉल होने की वजह से किडनी से यूरेटर और यूरेटर से ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा से आउट ऑफ द बॉडी चली जाएंगी और महसूस भी नहीं होगा। लेकिन वही स्टोन्स साइज़ में अगर ग्रो कर जाएं तो अचानक जो है वो शदीद दर्द पेन हो सकता है बॉडी में, और वो मूव करके ब्लैडर में आ सकती हैं, और ब्लैडर वाली जगह पे शदीद पेन जो है वो महसूस करने को मिल सकता है। तो पेन जो है एक सिम्टम होगी है स्टूडेंट। और पेन आमतौर पे कहाँ देखने को मिलता है, जो साइड बैली है, पेट का एक तरफ का है, साइड वाला जो, यानी ना आगे ना पीछे की तरफ पेट में बल्कि एक साइड पे। और जो ग्रॉइन है, ग्रॉइन कौन सा रीजन है, ये हमारी जो हिप्स हैं इसके आसपास वाला जो रीजन, ब्लैडर वाला जो रीजन है, और पीछे की तरफ थोड़ा कमर वाली साइड पे जो रीजन है
ये ग्रॉइन कहलाता है, यानी हिप्स के आसपास नीचे और बैक साइड पे ब्लैडर वाले जहाँ मसाना होता है हमारा, ये जो सारा रीजन है ये ग्रॉइन कहलाता है स्टूडेंट्स। तो इसमें पेन हो सकता है, तो साइड पे और पीछे की तरफ, नीचे की तरफ पेन है तो ये एक अलामत हो सकती है कि किडनी स्टोन्स जो हैं वो मौजूद हैं या वो स्टोन्स ब्लैडर में हैं और वहाँ पे पेन काज कर रहे हैं। फिर और सिम्टम्स देखें तो यूरिन का जो कलर है वो एक इंडिकेशन हो सकती है। यूरिन का कलर जो है पिंकिश या रेडिश या डल इवन हो सकता है यूरिन। और अगर किडनी के अंदर स्टोन्स मौजूद हैं तो ऐसा भी है कि जब बंदा यूरिनेशन कर रहा है, यूरिनेटिंग प्रोसेस में है, यानी अपनी मसाने को खाली कर रहा है, यूरिनेट कर रहा है, तो यूरिनेशन के दौरान उसे पेन महसूस हो सकता है। ब्लड जो है वो यूरिन के अंदर देखने को उसे मिलेगा। और नौजिया की कंडीशन हो सकती है। नौजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसको आप उर्दू में कहते हो जी मतलाना। जी मतलाना, नौजिया मीन्स अभी वोमिटिंग हुई नहीं है लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी वोमिटिंग आने को है। समटाइम्स आप सभी ने तकरीबन महसूस किया होगा कि बाज़ औक़ात जो वोमिटिंग है वो होती नहीं है लेकिन अंदर से महसूस हो रहा होता है कि अभी आई, अभी आई, अभी आई। वो जो कंडीशन है उसको नौजिया हम बोलते हैं। अनकम्फर्टेबल बंदा होता है इसमें। और आप यूँ भी कह सकते हो इट इज़ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू वोमिट, यानी जैसे मैं आपको समझा रहा था कि ऐसा लगता है कि उल्टी या वोमिटिंग अभी आई और आई लेकिन आती नहीं है। तो ये जो कंडीशन है नौजिया हो सकती है। तो यूँ भी हो सकता है कि वोमिटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। अगर वोमिटिंग हो रही है तो उसको वोमिटिंग बोलेंगे, लेकिन अगर नहीं हो रही है और महसूस हो रही है तो उसको नौजिया हम बोलेंगे। तो ये कंडीशंस हैं मेजर स्टूडेंट्स किडनी स्टोन्स की। इसके अलावा माइनर सिम्टम्स और भी हो सकती हैं। अगर ये चेक करना हो कि यानी इन कंडीशंस को सामने रखते हुए, इन सिम्टम्स को सामने रखते हुए टेस्ट वगैरह करने हो तो उसमें फिर अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज हैं, सीटी स्कैन भी हो सकता है इन सम केसेस, और केमिकल टेस्ट जो हैं वो किए जा सकते हैं, यूरिन टेस्ट किए जा सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के टेस्ट हैं, उनसे भी मालूम किया जा सकता है। आखिरी हिस्से की तरफ आए स्टूडेंट्स, किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट ऑप्शंस को देखें तो ये डिसाइड करना कि किडनी स्टोन्स के लिए कौन सा ट्रीटमेंट लेंगे, चूज़ करेंगे, डिपेंड करता है कि किडनी स्टोन का साइज़ क्या है, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, लोकेशन क्या है। इन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए जो ट्रीटमेंट है उसका ऑप्शन जो है वो चूज़ किया जाता है। अब कैसे पता चलेगा किडनी स्टोन्स का जो है वो साइज़ कितना है, लोकेशन कहाँ है? तो इसके लिए एक्सरे और सीटी स्कैन वगैरह किए जा सकते हैं। अब उसकी केमिकल कंपोजिशन को अगर नोट करना है तो उसके लिए ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट वगैरह मालूम करके, तो जो कंडीशंस हैं, जो रिज़ल्ट्स आए हैं, उन रिज़ल्ट्स को देखते हुए एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बल्कि काफ़ी हद तक मेक श्योर किया जा सकता है, मालूम किया जा सकता है कि केमिकल नेचर क्या है उन किडनी स्टोन्स की, और उनकी लोकेशन और साइज़ वगैरह एक्सरे वगैरह से डिटरमिन किया जा सकता है। आम तौर पे जो किडनी स्टोन्स हैं 0.5 सेंटीमीटर या इससे कम की जो हैं, अगर इतना ये इससे छोटा साइज़ है तो वो खुद ही से किडनी से पास कर जाती हैं। और जैसे मैंने कहा कि यूरेटर और यूरेटर से ब्लैडर और ब्लैडर से यूरिथ्रा और वहाँ से पास हो जाएंगी। अक्सर डॉक्टर अगर स्टोन्स नज़र आ रही हों और छोटी हों तो डॉक्टर कहता है कि घर जाएं और बहुत ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि उसको पता है कि स्मॉल इन साइज़ है और बहुत ज़्यादा पानी जब बंदा पिएगा, यूरिन डाइल्यूट बनेगा, ज़्यादा बनेगा, तो ये छोटी स्टोन्स इजीली जो है वो पास कर जाएंगी किडनी से और देन आउट ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर साइज़ ज़्यादा है, इससे बड़ा है, यानी 1 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा साइज़ है, तो फिर वो पास नहीं करेंगे। इन दैट केस हमें देखना होता है, यानी एज अ डॉक्टर जब एक बंदे ने डिसाइड करना है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि पास तो होने वाली नहीं है, तो अगर इंटरमीडिएट साइज़ है तो फिर कुछ मेडिसिन्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, उनसे उनका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है, फर्दर उनकी ग्रोथ को रोका जा सकता है और उनके साइज़ को रिड्यूस करके उनको केमिकली ब्रेक करने की कोशिश की जाती है और पास करवाने की कोशिश की जाती है। और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा, यानी इंटरमीडिएट से भी ज़्यादा लार्ज हैं, इन दैट केस, और उनकी शेप जो है वो भी इर्रेगुलर है, शेप भी देखनी होती है ना कि वो राउंड है या वो उसके डिफरेंट तरह के इर्रेगुलर शेप की है, यूँ कह लो कि रेगुलर या इरेगुलर शेप की है। अगर राउंड वगैरह हो तो उसका पास
पास होना कदरे आसान होता है। रेगुलर शेप की है तो वो कम्प्लेक्स टाइप की स्टोन हो जाएगी, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इन दैट केस सर्जरी या लिथोट्रिप्सी का ऑप्शन जो है वो चूज़ किया जाता है। अब लिथोट्रिप्सी की अगर ऊपर हम बात करें तो लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथो वाला जो पार्ट है इसका मतलब है स्टूडेंट रॉक या स्टोन वाली कोई चीज़, और ट्रिप्सी वाला जो पार्ट है ये इंडिकेट करता है ब्रेक डाउन को। तो लिथोट्रिप्सी का लफ्ज़ी मतलब है कि स्टोन को या स्टोनी या हार्ड किसी चीज़ को ब्रेक करना। तो लिथोट्रिप्सी एक तरह से फिर मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, मेडिकल प्रोसीजर हुआ, जिसमें कि फ़िज़िकली हम जो हार्ड मैसेज हैं लाइक किडनी स्टोन्स जो हैं उनको ब्रेक करते हैं, उनको तोड़ते हैं, तो इसको लिथोट्रिप्सी का नाम देते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसका लफ्ज़ी मतलब है स्टोन्स को तोड़ना। लिथो मीन्स स्टोन्स या रॉकी रीजन या रॉकी पार्ट, और ट्रिप्सी उसको मतलब है तोड़ना, ब्रेक करना। लिथोट्रिप्सी की स्टूडेंट्स आगे मुख्तलिफ फार्म्स हैं। अगर दो कॉमन फार्म्स को हम देखें लिथोट्रिप्सी की जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, और इसको शॉर्ट में ESWL या एजवल अगर आप एक साथ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। और दूसरी इसकी जो टाइप है वो परक्यूटेनियस नेफ्रो लिथोट्रिप्सी है, ये PCNL, ये एक दूसरी टाइप है स्टूडेंट्स लिथोट्रिप्सी की। ये ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ख़ास तौर पे एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब कैसे डिसाइड किया जाएगा इन दोनों में से कौन सी लिथोट्रिप्सी की जो टाइप है उसको इस्तेमाल करना है? तो अगेन इसके लिए वही जो स्टोन है उसको देखा जाता है कि स्टोन की टाइप क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, रेगुलर है या वो इरेगुलर टाइप की उसकी शेप है। इन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए फिर डिसाइड किया जाता है, और पेशेंट की जो फिज़िकल जो कंडीशंस हैं उनको भी सामने रखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि क्या उसको कोई और डिज़ीज़ तो नहीं है, कोई टीबी वगैरह की कंडीशन है, कोई डायबिटीज़ है या कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो उन कंडीशंस को, पेशेंट की फिजियोलॉजी को भी सामने रखना होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको सामने रख के फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज़ करना है और लिथोट्रिप्सी में से कौन सी टाइप जो है वो चूज़ करनी है। आम तौर पे जो स्मॉल साइज़ की जो स्टोन्स होती हैं उनको आसानी से एजवल यानी ESWL से ट्रीट किया जा सकता है, और लार्जर जो स्टोन्स हैं उनके लिए फिर PCNL यानी परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी को चूज़ किया जाता है। अब एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी को अगर हम देखें तो जैसे अभी कहा कि आमतौर पे जो स्मॉल हैं स्टोन्स उनके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसको लिथोट्रिप्टर बोलते हैं। लिथोट्रिप्टर जो है ये शॉक वेव्स जो है वो जनरेट करेगा। ज़ाहिर है इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट की बॉडी के बाहर स्टूडेंट्स इस लिथोट्रिप्टर को रखते हैं, शॉक वेव्स जनरेट करता है और शॉक वेव्स को फोकस किया जाता है स्टोन के ऊपर, और उन शॉक वेव्स की वजह से स्टोन जो है वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाती है, और वो छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो इजीली फिर पास कर सकते हैं आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिथ्रा। अब इसके लिए स्टूडेंट्स जो बंदा है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो जो शॉक वेव्स हैं वो किसी और जगह लग गई या ज़्यादा अमाउंट में जनरेट हो गई तो फिर जो सराउंडिंग पार्ट्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको भी डैमेज हो सकता है। तो एक एक्सपर्ट ही ये लिथोट्रिप्सी का काम कर सकता है। आम बंदे के बस का ये काम नहीं है, वो पेशेंट को डैमेज काज कर सकता है। तो हमेशा अगर आपकी फैमिली में खुदा न खास्ता या जानने वालों में अगर इस तरह का केस है और डॉक्टर लिथोट्रिप्सी रिकमेंड करता है तो फिर आप किसी अच्छी जगह से करवाएं, क्योंकि अगर सस्ते के पीछे कोई बंदा जाएगा और आम से किसी क्लिनिक से करवाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे उस उल्टा लेने के देने पड़ सकते हैं, नुकसान हो सकता है। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी या PCNL की तरफ हम मूव करें स्टूडेंट्स, तो ये तब प्रोसीजर चूज़ किया जाता है जब ESWL जो है वो सक्सेसफुल ना हो या काबिल इस्तेमाल ना हो या स्टोन ज़्यादा हो। इन दैट केस फिर PCNL को ऑप्ट किया जाता है, और इस केस में एक ट्यूब जो है वो सर्जरी करके बैक साइड से एक ट्यूब किडनी के अंदर जो है वो इंसर्ट की जाएगी। ये ट्यूब जो है वो एक रास्ता, एक ट्रैक क्रिएट कर देगी,
और इस ट्यूब से फिर इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो किडनी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, उस जगह तक इंस्ट्रूमेंट्स को पहुंचाया जाएगा जहाँ पे वो स्टोन्स जो है वो पड़े हुए हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स में एक स्कोप है स्टूडेंट्स, इसके आगे कैमरा लगा होता है, बहुत छोटा सा कैमरा होता है, तार की तरह का ये एक है। स्कोप का मतलब होता है, लफ्ज़ी मतलब होता है देखना, जैसे टेलीस्कोप है दूर देखने की चीज़, माइक्रोस्कोप है छोटी चीज़ों को देखने की कोई चीज़, इंस्ट्रूमेंट, स्कोप मीन्स टू सी। तो स्कोप ये कैमरा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके आगे कैमरा लगा होता है बहुत छोटा सा, और वो ये स्कोप इंसर्ट करेंगे उस ट्रैक में, उस ट्यूब में जो ऑलरेडी सर्जरी के ज़रिए इंसर्ट की गई। और चूँकि इसके आगे कैमरा लगा हो तो एक डिस्प्ले के अंदर एक मॉनिटर के ऊपर जो है वो डॉक्टर देख सकता है, सर्जन देख सकता है कि अब वो चूँकि कैमरा लगा हुआ तो जहाँ जहाँ वो स्कोप जा रहा है मॉनिटर के ऊपर वो नज़र आता जाएगा। तो विजुलाइज किया जाता है डायरेक्टली, और स्टोन्स को विजुलाइज करते हुए उन स्टोन्स को ब्रेक किया जाता है। अब ज़ाहिर है वो स्कोप तो नहीं ब्रेक कर सकता ना, स्कोप तो देखने का, विजुलाइज करने का रोल प्ले कर रहा है। तो हमें एक और इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा। ये भी छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट आप इसे सिंपली कह सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। इसको इंसर्ट किया जाता है और इससे अल्ट्रासाउंड रेज जो हैं वो जनरेट होंगी, निकलेंगी, जो स्टोन्स को ब्रेक करेंगी। ज़ाहिर है कैमरा वहाँ पे लगाया है तो हम उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि स्टोन्स जो हैं वो ब्रेक हो रही हैं। जब स्टोन्स जो हैं वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाएं अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स या लेज़र की वजह से, तो फिर एक और इंस्ट्रूमेंट जो है इंसर्ट करके, स्पेशल ये इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे वो छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स हैं स्टोन्स के उनको ग्रैस्प किया जा सकता है, पिक किया जा सकता है, और पिक करके पकड़ के उनको फिर उसी ट्यूब से, वो जो ट्रैक क्रिएट किया है सर्जरी से, ट्यूब इंसर्ट की थी सबसे पहले, वहाँ से ग्रैस्प करके एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट से उन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को बाहर निकाला जा सकता है। ये एक ओपन सर्जरी की फॉर्म है, और आज की मॉडर्न दुनिया में इसकी ज़रूरत नहीं होती, एक्सेप्ट कि अगर ब्लैडर के अंदर बहुत बड़ी यूरिन्स जो हैं, सॉरी, बड़ी यूरिनरी स्टोन्स मौजूद हैं, ब्लैडर के अंदर स्टोन्स लार्ज साइज़ के हैं, तो फिर इन दैट केस इस तरह की सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है ब्लैडर लेवल पे। लेकिन अगर यूरिटर या ख़ास तौर पे किडनीज़ के अंदर स्टोन्स मौजूद हैं तो उसके लिए नॉन सर्जिकल जो मेथड्स हैं उनको ऑप्ट किया जा सकता है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी एक नॉर्मल प्रोसीजर है आज की मॉडर्न दुनिया में, और भी ऑप्शंस हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, इसके पॉइंट्स क्लियर होंगे। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, फैलोज़ के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।